हर साल यूपीएससी का एग्जाम होता है। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं। ये हर साल की प्रोसेस है। मैं इस जर्नी में पिछले 4 साल से हूँ। मैंने मल्टीपल कैंडिडेट से बात की है, मैंने मल्टीपल कैंडिडेट को सुना है, उनको समझा है। लेकिन इस साल कुछ अलग हुआ। 2025 का एग्जाम होने के बाद में इस बार जो कैंडिडेट की जो स्थिति है वो हर साल से थोड़ी सी अलग है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे एग्जाम होने के बाद में ऐसा क्यों हुआ। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो ये वीडियो शायद आपको कुछ सिखा के जाएगा, ऐसे कुछ उम्मीद करता हूँ मैं। ये वीडियो कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इतने मैच्योर हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बाहरी व्यक्ति आए और आपको मोटिवेट करे। मैं यहाँ पर आपको एक जो कोर जो मैंने सीखा इस जर्नी में, जो मैंने कैंडिडेट से बात की, वो मैं आपको एक एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, इस बार को समझिए कि इस बार 2025 का जो एग्जाम हुआ उसमें ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ तो लाइक हर साल क्या होता है कि कोचिंग की की के साथ में और यूपीएससी की ऑफिशियल की के साथ में वेरिएशन होता है। अगर अपन 2024 की बात करते हैं तो करीब यूपीएससी की और कोचिंग वालों की के साथ में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस के आसपास का फर्क था। ठीक है, 10 क्वेश्चंस का मतलब होता है करीब 20 नंबर का फर्क था। ये हर साल का ऑलमोस्ट रहता है, 10-12 क्वेश्चंस का फर्क रहता है। अगर अपन बात करते 2023 की तो उस समय पेपर का लेवल थोड़ा सा अलग आया था, वहां पे वेरिएशन कुछ ज्यादा ही रहा था। वहां पे करीब 14 क्वेश्चंस का वेरिएशन रहा था। इस बार अगर अपन बात करेंगे 2025 की तो 2025 में ऑलमोस्ट सभी कोचिंग ने, ऑलमोस्ट सभी टीचर्स ने, ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स ने, अगर अपन बात करेंगे जो आजकल इंडिविजुअल टीचर जो काम कर रहे हैं, उन सभी ने जो प्रेडिक्शन की थी, लाइक मेरी भी जो प्रेडिक्शन थी वो अराउंड 83 के आसपास थी। ठीक है, और लगभग सभी ने, किसी ने 85 के आसपास बताई तो किसी ने 78 बताई, बट सबका एक एवरेज लेके चलेंगे तो इस बार की जो कट ऑफ प्रेडिक्शन थी वो करीब 78 टू 88 के बीच में थी। ये एक वेरिएशन था इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स के एक कट ऑफ प्रेडिक्शन को लेकर। ठीक है, बट अगर अपन बात करेंगे इस बार ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स करीब 109, 110 ऐसे नंबर भी थे। सी सेट में ऐसे कैंडिडेट जिनके मार्क्स अराउंड 90 के आसपास, 95 के आसपास, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, बट उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। और ऐसा पहला एक आध कैंडिडेट के साथ में नहीं है। लाइक मैंने एक पोस्ट टेलीग्राम पे लिखी, टेलीग्राम पे मैंने बात की कि अगर आपके साथ में कुछ दिक्कत है तो आप एक बार शेयर कीजिए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी पहले सर्विस में हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पहले मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट आए और उन्होंने बात की कि मेरे 110 नंबर थे बट स्टिल मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रही हूँ, मेरे 105 नंबर थे स्टिल मैं क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट हु आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। सो ऐसा हुआ है। यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि यूपीएससी किस बेसिस पे रिजल्ट दे रहा है, इतना डिले क्यों दे रहा है। आंसर की के साथ में यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की 1 साल बाद में आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सवाल नहीं उठा रहा है इस एग्जाम के प्रोसेस के ऊपर। यूपीएससी इज लुक लाइक इज ए गैम्बलिंग। व्हाई आई एम सेइंग इट इज लुक लाइक इज ए गैम्बलिंग। लाइक ऐसा कोई कैंडिडेट जो लास्ट ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्ट हुआ, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया एंड उसकी रैंक निकली। लाइक अगर किसी ने लास्ट ईयर आईपीएस की रैंक निकाली है, वो भी श्योरिटी के साथ में नहीं कह सकता कि वो वापस प्रीलिम्स देगा और प्रीलिम्स निकल जाएगा। भाई ये सवाल बनता है कि इस एग्जाम के प्रोसेस ऐसे क्यों है। सवाल आज तक ये भी तो बनता है कि लाइक अगर आप नॉलेज टेस्ट कर रहे हो तो नॉलेज तो एक बार ज्ञान होने के बाद में उसके ऊपर से प्रैक्टिस की नीड है। बट यूपीएससी डजंट लुक ऑन द नॉलेज। यूपीएससी पता नहीं क्या मांगता है, वो ही जानता है। ठीक है, इसमें इस एग्जाम में मैक्सिमम ऐसे कैंडिडेट होते हैं, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, जो 35 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लगभग मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी लोग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, वो भी सीओटी के साथ में 35 से क्वेश्चन सही नहीं कर सकते। 35 मैक्स प्रोबेबिलिटी होती है आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। कट ऑफ जाती है अराउंड 88, अराउंड आप 90 के लेके चल सकते हैं। यानी कि आपको करीब करीब 45 क्वेश्चन सही करने रहते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग, और आप नॉलेज के बेस पे सिर्फ 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ऊपर जो भी आपका काम करता है वो करता है गैस एलिमिनेशन टेक्निक, ये सारी चीजें उसके ऊपर काम करती हैं। सो सीधी सी बात है कि ये पूरा एग्जाम एक कह सकते हैं कि लॉजिकल गैस, इन सारी चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा टिका हुआ रहता है। कई बार हमने जो एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया, फिर जो लॉजिकल गैस यूज किया, वो काम नहीं करता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और अपन पीछे हट जाते हैं। तो इस बार जो प्रॉब्लम थी जो जीएस में थी वो कुछ इस तरीके की थी। और इस बार जो सबसे बड़ा कोई दिक्कत सामने देखने को मिला, which was the CSET. Why I am talking about the CSET? Like in the CSET, अर्सा जो यूपीएससी का पैटर्न है वो 10th की मैथमेटिक्स है, 10th की पूरा सिलेबस है, साथ में कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी के आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में अगर अपन बात करेंगे, पिछले साल भी करीब 6 से 7 क्वेश्चंस का फर्क था। तो इससे एक बात समझ में आती है कि कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी व्यक्ति श्योरिटी के साथ में सही नहीं कर सकता, क्योंकि देयर आर नो एनी ऑफिशियल वे टू सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज लुक लाइक एज यू हैव टू सॉल्व ऑन योर गेस, नॉट आई एम नॉट सेइंग अबाउट द गेस वर्क। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपको क्या लग रहा है, आपकी सोच, आपका लॉजिकल गैस कहां तक जा पा रहा है, उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया जाता है। तो बस कॉम्प्रिहेंशन का पूरा खेल था। और अगर अपन बात करेंगे मैथमेटिक्स की, तो इस बार जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, सवाल तो करते हैं कि 10th तक के मैथमेटिक्स पूछते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि इस बार यूपीएससी इस बार 10th में किसी भी बोर्ड का टॉपर उठाइए। ठीक है, बिहार बोर्ड का उठाना है, राजस्थान बोर्ड का उठाना है, मध्य प्रदेश बोर्ड का उठाना है, सभी को टॉपर को लाइए। हर एक व्यक्ति जिसने 100 मैथमेटिक्स में 100 में से 100 स्कोर किए, ऐसे कैंडिडेट को उठाइए
और मैथमेटिक्स के जो सवाल दिए थे इस पर 40 क्वेश्चन वो उसको सॉल्व कर पाइए। अगर वो सॉल्व कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि 10 तक की मैथमेटिक्स आप पूछ रहे हो। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सिलेबस में 10 तक की मैथमेटिक्स मेंशन करते हो और आप जो पूछ रहे हो वो आउट ऑफ द लीग पूछ रहे हो, एक कैंडिडेट क्या कर सकता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग पढ़ सकता है, बट आप जो पूछ रहे हो वो किसी को नहीं पता, आप कहीं से भी पूछ रहे हो। क्या कोई बंदा कॉम्प्रिहेंशन तो सिर्फ रीजनिंग की बेस पर सॉल्व कर सकता है? इम्पॉसिबल है। आप इस एग्जाम को कह सकते हैं कि आप उन कैंडिडेट के लिए इस एग्जाम को बना रहे हो जो लाइक बीटेक के लिए बीटेक कर रखे हैं या फिर जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से उन लोगों के लिए बना रहे हो। पर इस बार तो वो लोग जो ऑलरेडी बीएससी कर रखे हैं, जिन्होंने बीटेक से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है, दे आर आल्सो नॉट गेटिंग सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ द सीसेट। तो ये इश्यू है। इस बार कोई सवाल नहीं करा। अब काफी लोग वो आएंगे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्वालिफाई तो करना है आपको। 80 में से आप 27 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते भाई। 27 में आप 30 क्वेश्चन को, आप अगर 80 में बात करते हो तो 30 क्वेश्चन आप कॉम्प्रिहेंशन के पूछ रहे हो। अगर इसके बाद में बात करते हैं मैथमेटिक्स के, तो अराउंड आप करीब 40 के आसपास क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछ रहे हो, और इसके बाद के जो क्वेश्चन रहते हैं करीब 10 के आसपास वो आप रीजनिंग के पूछ रहे हो। बंदा रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसके अंदर सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स की सीरीज में जो क्वेश्चन आते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा लॉजिक पूछ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, क्वेश्चन छोड़ने पड़ते हैं। 10 में से आप मुश्किल से 7 से 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन में आप कितनी कोशिश करो, आप 22 से 23 क्वेश्चन वो होते हैं जो आप सही करने की कोशिश करते हो, उसमें भी आपके 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर आपका टॉपिक बचता है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स आप आउट ऑफ द लीग पूछ लेते हो तो बंदा ऑलरेडी सीधा बाहर निकल जाता है। और मान लिया कि आपने पेपर में मैथमेटिक्स लेवल से पूछ ली, तो आप पेपर को इतना लेंथी बना देते हो कि कोई भी बंदा 80 क्वेश्चन से उनको पूरा सॉल्व भी नहीं कर पाता है। सो देयर आर आल्सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम विद द यूपीएससी एग्जामिनेशन। वी कांट से दैट द एस्पिरेंट में कोई प्रॉब्लम है। सो ये थोड़ा सा इश्यू था इस बार, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसके लिए बता रहा हूँ कि लाइक अगर किसी व्यक्ति ने एग्जाम को दिया है तो वो इस बात से हताश ना हो कि वो अकेला है। ऐसा इस बार बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ जिनके साथ में इस एग्जाम को जिन्होंने दिया और वो सिलेक्ट नहीं हुए। अब आप अपने ऊपर इस बात को सोचिए, अगर आपने इस एग्जाम को दिया है और अगर आपने जीएस में एक अच्छा स्कोर किया है और आपने इस एग्जाम को समझा है, आपने टेस्ट सीरीज लगाई है, आपने चीजों को समझा कि आपको नॉलेज पता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपको कम से कम आता है। दुखी वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत वो लोग करते हैं जिनको आता है। और जब आपने मेहनत की है तब आपका दुख होना लाजमी है। पर अगर आपने मेहनत की है तो अपने आप को खुश रखिए कि आपका कुछ तो हुआ है। अब इस बात को समझते हैं कि आगे आपको क्या करना है, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। लाइक क्या हमें यूपीएससी के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर वी हैव टू लुक ऑन द प्लान बी। लाइक लॉट्स ऑफ एस्पिरेंट विल से प्लान बी इज फॉर लूजर्स। नो, मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्लान बी लूजर के लिए होता है। समझदार व्यक्ति प्लान बी के साथ में चलता है। मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो सिर्फ हवाबाजी में बात करते हैं। यूपीएससी का पैटर्न अब वो नहीं रहा जो पहले की तरह रहता था। यूपीएससी का पैटर्न बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। कोविड के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी के अंदर एक बड़ा सैलाब देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे लोग जो तजुर्बा बांटते हुए यूपीएससी के एडमिशन करवाते हैं, ऐसे लोग जो इसके लायक भी नहीं है इस एग्जाम के लिए, वो भी आ जाते हैं। लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो लाइक का मतलब इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत कम आता है, लाइक जो लोग ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं बट वो भी कोचिंग में एडमिशन ले लेते, सोचते हैं कि वो कुछ कर लाएंगे। ऐसा नहीं है। मैं लेकिन 12th फेल देख के मोटिवेट होना अच्छी बात है, बट वास्तविकता को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप इस एग्जाम के लिए लायक है, और अगर आपको लगता है कि आपने अच्छी मेहनत की है, और अगर आपने एक अटेम्प्ट दिया है तो आप सेकंड अटेम्प्ट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी का नहीं होता है। सेकंड अटेम्प्ट दे दिया है तो अब आपके ऊपर सोचना है कि आपको एक अटेम्प्ट और देना है कि नहीं देना। मैं मिनिमम आपको 3 अटेम्प्ट तो एक सीरियस वे में देना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपके 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं देन यू हैव टू लुक ऑन द प्लान बी। वाई? 3 अटेम्प्ट देने का मतलब आपने ऑलमोस्ट 4 से 5 साल का टाइम दिया है। 2 साल पहले की तैयारी और 3 साल ये अटेम्प्ट, करीब करीब आपने 5 साल इस पूरी जर्नी में वेस्ट कर दिए हैं। नाउ यू हैव टू लुक ऑन द प्लान बी एंड व्हाट शुड बी द प्लान बी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यूपीएससी को छोड़िए, समझदारी को देखिए। आप अपने स्टेट एग्जाम को टारगेट करना शुरू कीजिए। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आपने जिस लेवल पे पढ़ाई की है, स्टेट के एग्जाम की बहुत खासियत ये होती है, आपके पास में 3 से 4 बुक्स होगी, ठीक है। इन 3 से 4 बुक्स के अंदर से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। स्टेट एग्जाम बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल, ठीक है। आपको पूरे फैक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट खासियत क्या है पता है, इन 3 से 4 बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 90% क्वेश्चन इन 3 से 4 बुक से आ जाएंगे, ठीक है। साथ में आपको पीवाईक्यू पूरे रट लेने हैं स्टेट एग्जाम के। लाइक आप राजस्थान की स्टेट एग्जाम की बात करते हैं तो राजस्थान में भी भर्तियों का सैलाब है। लाइक वीडियो के एग्जाम आने वाला है, साथ में पटवार का एग्जाम आने वाला है, एसआई का एग्जाम आने वाला है, इसके साथ में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। ये तो पॉपुलर है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप किसी एक एग्जाम को सेलेक्ट कीजिए, 6 महीने दीजिए, सिर्फ 6 महीने, क्योंकि वैसे तो ये एग्जाम 2-2.5 महीने में होने वाले हैं सारे एग्जाम। वीडियो की अभी वैकेंसी भी आ रही है और अभी इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ 6 महीने खुद को दीजिए, 6 महीने से एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। आप दिसंबर से पहले जॉब पे लग जाएंगे। एंड जॉब पे लगते नहीं है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने से जो आपको कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई पे होता है। और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, देन आफ्टर सारी चीजें हमारे हाथ में होती है।
अभी प्रॉब्लम क्या है कि आप मिरर में खुद को देखते हो तो आप खुद को कोस रहे हो कि प्रॉब्लम आप में है। प्रॉब्लम आप में नहीं है। चीजें जो मैंने आपको बताया कि इस बार क्या पैटर्न रहा यूपीएससी में, कितनी सारी प्रॉब्लम रही, वो मैंने आपको पहले बताया है, ठीक है। लाइक यूपीएससी गैमलिंग की तरह काम कर रहा है। आप एमपीएल पे अगर आप टीम बनाओगे ना तो वो आपके सेलेक्ट होने के साथ ज्यादा यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बतौर, ठीक है। ये वाला खेल है यूपीएससी के साथ में, ठीक है। ये वास्तविकता मैं आपको बता रहा हूँ। साथ में मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा यूपीएससी पूरा ही बुरा है, लेकिन चीजें ऐसी रहती है। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास में एक चीज होनी चाहिए कि एक छोटी सी जॉब हमारे पास में हो, ताकि हम घर से पैसे ना मांग पाए और हम अपना काम खुद करें। और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो जॉब के साथ में रह के पढ़ते हैं। आप मनोज आईपीएस है, उनसे इंस्पायर मत होइए। 12th फेल जैसी मूवी मुझे लगता है कि समाज के लिए सबसे घटिया मूवी है। गालियां मुझे मत दीजिएगा, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। 12th फेल जैसी मूवियां देख के मोटिवेशन लेना समझदारी नहीं है। इफ यू वांट टू गेट मोटिवेटेड देन यू हैव टू लुक ऑन अदर टॉपर्स हु इज लाइक प्रेम सुख डेलू। आप इन कैंडिडेट को जानिए, ये भी हिंदी मीडियम के कैंडिडेट है, ये भी दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट रह चुके हैं, बट करे क्या। अब जो टीचर है दृष्टि आईएएस के, वो अगर प्रेम सुख डेलू को बताएंगे तो एडमिशन कैसे होंगे, मैंने उसको दिखाएंगे तब एडमिशन होंगे ना, क्योंकि वहां पे प्रेम वो इश्क विस्क वो लड़ाना भी तो जरूरी होता है। प्रेम सुख डेलू की ऐसी कोई कहानी थी नहीं, इसके कारण उनको वो बताया नहीं। प्रेम सुख डेलू राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने सबसे पहला जो एग्जाम दिया था वो राजस्थान का पटवारी दिया था, ठीक है, पटवार, एंड ही गेट सिलेक्टेड। देन आफ्टर उन्होंने राजस्थान के और भी मल्टीपल एग्जाम दिए, जिसके अंदर उन्होंने वीडियो का दिया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्टेड। देन आफ्टर उन्होंने कांस्टेबल के ऊपर भी उन्होंने जॉब किया, ठीक है। जॉब नहीं की, इस एग्जाम को उन्होंने निकाला है। देन आफ्टर उन्होंने थर्ड ग्रेड एग्जाम को दिया। देन आफ्टर उन्होंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को दिया, फर्स्ट ग्रेड टीचर के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो उनका निकला। देन आफ्टर उन्होंने आरएस के एग्जाम को दिया एंड उन्होंने आरएस के एग्जाम को निकाला। देन आफ्टर उन्होंने यूपीएससी के एग्जाम को दिया, यूपीएससी के एग्जाम के अंदर उन्होंने आईपीएस की रैंक को लिया एंड अभी नाउ वो गुजरात कैडर में आईपीएस है। अगर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो इस लेवल पे भी काम कर सकते हैं। जर्नी यहाँ पे भी लंबी रहती है, 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 साल लग जाता है आराम से, ठीक है। पर यकीन मानिए ये सुकून की जिंदगी होती है। यहाँ पे आप 5 से 6 साल बेरोजगार होकर जब घूमते हैं तो समाज में आप घर नहीं जा पाते हैं। लोग रिश्तेदार जब पूछते तो बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है। मैं आपको एक बात कर रहा हूँ कि देखिए डिस्क्रिप्शन में आएगा, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में मैं नंबर दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम है मेरे साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है। अगर आपको आपकी आइडेंटिटी नहीं बतानी है तो आपको इंस्टाग्राम पे लिंक मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे आके एनोन बन के आप प्रॉब्लम कुछ है तो आप मुझे मेरे साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत है मेरे साथ में शेयर कीजिए। डिप्रेशन में जाने से लाख गुना बेटर है, अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे तो शायद चीजें थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम है मेरे साथ में डिस्कस कीजिए, ठीक है। नाउ मैं आपको बात करूंगा प्लान बी की। प्लान बी के लिए सबसे बेस्ट तो जो होता है वो होता है स्टेट एग्जाम, ठीक है। साथ में बीपीएससी के फॉर्म अभी भी निकल रखे हैं, फॉर्म डालिए जल्दी से, प्री निकालिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बीपीएससी के एग्जाम को राजस्थान वाले या फिर गुजरात वाले ये लोग देने से बचते हैं, कारण इतनी ज्यादा डिस्टेंस हो जाती है कि वो लोग जा नहीं पाते हैं। और काफी लोग इस शिकायत भी करते हैं, काफी लोगों की शिकायत रही भी है। मुझे बिहार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वास्तविकता यही है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो सुविधाएं हैं वो बहुत बेकार होती है। जो भी कैंडिडेट एग्जाम देने वहाँ पे जाता है तो जो लोग वहाँ पे पहले से रहते हैं, जो लोकल लोग हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी स्टेट से आते हैं तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे एग्जाम देने से डरते हैं और एग्जाम देने प्रेफर नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ी सी खासियत है उस एग्जाम की। बट अगर अपन बात करेंगे कि अदर एग्जाम की, तो आप बीपीएससी तो वही है कि यूपी बिहार के, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, जो आसपास के स्टेट है वो तो दे सकते हैं। साथ में यूपीपीसीएस तो अभी तो वैसे वैकेंसी है नहीं, लेकिन आप जब आएगी नेक्स्ट ईयर तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। यूपी में बहुत सारे ऐसे स्टेट एग्जाम निकलेंगे, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। बट एक चीज आप ये ध्यान रख सकते हैं, अगर आपका एमए हो रखा है, ठीक है, एमए हो रखा है तो दिसंबर में आपका एग्जाम होगा नेट जीआरएफ का। नेट जीआरएफ का जो एग्जाम है, काफी मूर्ख लोग, काफी समझदार लोग हैं जिन्होंने ऑप्शनल पूरा तैयार कर रखा है, बट स्टिल वो लोग नेट जीआरएफ के एग्जाम को नहीं दे रहे हैं। पता नहीं किस छोड़ में वो घूम रहे हैं। अगर आपने ऑप्शनल तैयार कर रखा है तो आप ऑप्शनल के साथ में सिर्फ 2 महीने दीजिए, ठीक है, सिर्फ 2 महीने, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यू तैयार करने, प्लस आपको जो पेपर फर्स्ट होता है इसका, लाइक इसमें पेपर एक ही होता है, एक ही एग्जाम होता है, बट उसमें 2 खंड होते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। जो पार्ट फर्स्ट है उसका जो पोर्शन होता है उसको आपको अलग से तैयार करना रहता है, उसको कीजिए। पीवाईक्यू प्लस इस वाले पोर्शन को आप 2 महीने में आराम से तैयार कर सकते हैं। बिलीव में अगर आपने नेट जीआरएफ का एग्जाम निकाल दिया, दुनिया में आपको जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना किसी भी कैंडिडेट को नहीं होगा। जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना आपको नेट जीआरएफ निकालने पे होगा, ठीक है। नेट निकालने से कुछ भी नहीं होता है, जीआरएफ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पूरी प्रोसेस को आपको बता दूंगा कि नेट जीआरएफ क्या है और कैसे इसको निकालना है, क्या इसकी प्रोसेस है, सब कुछ अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको नेट जीआरएफ क्यों कह रहा हूँ, अगर आपका नेट जीआरएफ निकलता है तो आपको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से अराउंड 40,000 के आसपास पैसा मिलता है, ठीक है। शुरुआत में 40 होता है एंड देन आफ्टर आपके 1 साल के बाद में ये करीब 55,000 रुपए हो जाते हैं हर महीने के, और ये आपको अगले 5 साल के लिए मिलते हैं, ठीक है। आप 5 साल तक हर महीने 55,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से पाएंगे, किसके लिए, रिसर्च करने के लिए। अगर आपका मन है तो आप प्रोफेशनल कीजिए कि किसी प्रोफेसर के अंडर में रखें, और अगर आपका ऐसा मन नहीं है तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अपने डिग्री को डाल दीजिए, कहीं पे भी आप एडमिशन ले लीजिए, पैसा कमाइए,
साथ में पढ़ते रहिए। ये एक तरीका हो सकता है पैसे कमाने का। बहुत सही स्ट्रेटेजी के साथ में चले तो इसको आराम से दिसंबर तक फोड़ा जा सकता है। दिसंबर तक निकाल के आप अपने आगे की तैयारी वापस यूपीएससी के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे ऑप्शनल को ही तैयार कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अपने यूपीएससी से कंप्लीट दूर जा रहे हैं। ये सारी चीजें अगर साथ में लेकर चलते तो चीजें काफी ज्यादा बेटर हो जाती हैं। सेकंड थिंग, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, अगर आप चाहे तो वहाँ पे आकर डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिसको डिस्कस करना बहुत जरूरी रहता है ताकि सॉल्यूशन निकले। सो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।